स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अटलांटिक ओशन करंट। ये जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो शुरू करता हूं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अटलांटिक ओशन है क्या। अटलांटिक ओशन एक वाटर बॉडी है जो कि यूरोप अफ्रीका, जिसकी एक साइड पे यूरोप और अफ्रीका है जबकि दूसरी साइड पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। इन दोनों के दरमियान जो एस शेप बॉडी ऑफ वाटर है इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के अंदर जो ओशन करंट है वो किस तरह फॉलो करता है, किस सीमत में फ्लो करता है, ये मैं आपको कंप्रीहेंसिवली इस फिगर की मदद से समझाऊंगा। अगर आप इस लेक्चर के आखिर तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये सवाल कंप्रीहेंसिवली समझ आना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने लेक्चर के मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये है इक्वेटर लाइन। ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन जो है वो हमेशा होती है 0 डिग्री पर। सूरज जो है वो इक्वेटर लाइन के इन और अराउंड जो है वो मूव करता रहता है। सूरज का इक्वेटर लाइन के ऊपर होने की वजह से इक्वेटर के नीचे जो पानी होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, वो पानी होता है वार्म। इसका टेम्परेचर तकरीबन 27 डिग्री या फिर 80 फ़ारेनहाइट होता है। अब उसमें आमतौर पर आप जानते हैं कि जमीन जो है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन जो ओशन करंट है वो रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि करंट जो है, करंट का फ्लो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से शुरू होता है और ये जाता है साउथ अमेरिका की तरफ। तो करंट जो है वो ओशन करंट जो है ये तेजी से इस सीमत में फ्लो करते 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 ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में ब्राजील के बॉर्डर को टच करता है। तो इक्वेटर लाइन के ऊपर जब करंट चल रहा होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर करंट, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर करंट। तो जैसे ही ये इक्वेटर करंट साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड पर ब्राजील के ईस्ट साइड के बॉर्डर को टच करेगा तो ये दो हिस्सों में तब्दील हो जाएगा। एक पानी का फ्लो जाएगा, करंट का फ्लो जाएगा ईस्ट की तरफ और दूसरा जाएगा साउथ की तरफ। वो करंट जो कि ईस्ट की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे हम ईस्ट इक्वेटोरियल करंट, और वो करंट जो साउथ की तरफ जाएगा उसको हम बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। आगे बढ़ने से पहले आपको करंट और ओशन करंट की डेफिनेशन और ये करंट पैदा कैसे होता है वो बता देता हूं। सबसे पहले मैं मुख्तसरन आपको बताता हूं, करंट्स जो है ना, करंट्स आर रिवर ऑफ हॉट और कूल्ड वाटर दैट फ्लो विद इन एन ओशन। के करंट जो है वो गर्म और ठंडे पानी के दरिया हैं जो कि किसी ओशन के अंदर बहते हैं। ये कैसे जनरेट होते हैं? इट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन वाटर। कि ये करंट उन फोर्सेस की वजह से पैदा होते हैं जो कि वाटर के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। ये फोर्सेस कौन सी हैं? विंड्स हो सकता है, अर्थ रोटेशन हो सकता है, मून का जो ग्रेविटी है वो हो सकता है, उसके अलावा टेम्परेचर और सैलिनिटी के जो डिफरेंसेस हैं वो हो सकते हैं। अब मैं आपको ओशन करंट के बारे में बताता हूं। ओशन करंट इज एनी मोर और लेस कंटिन्यूअस और डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। के पानी की एक डायरेक्टेड और कंटिन्यूअस मूवमेंट जो है किसी भी ओशन के अंदर जो फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं ओशन करंट। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो इस शक्ल की मदद से मैं आपको समझाता हूं। हम यहाँ थे कि करंट दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक नीचे आया दूसरा आ गया ऊपर। तो वो करंट जो कि अफ्रीका की पट्टी से टकराने के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और वो करंट जो साउथ की तरफ जाएगा उसको हम साउथ कहेंगे। मुख्तलिफ आपको बताता हूँ, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये जब आगे जाता जाएगा नॉर्थ में तो आगे आएंगे वेस्ट इंडीज के जजीरे। वेस्ट इंडीज के जो जजीरे हैं तो उनके साथ टकराएगा। जब वहां पर जजीरों के पास पहुंचेगा तो ये करंट हो जाएगा दो हिस्सों में डिवाइड। एक हिस्सा करंट का जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ईस्ट साइड और वेस्ट इंडीज के जजीरे, ये वेस्ट इंडीज है, जो वो करंट जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ईस्ट साइड और वेस्ट इंडीज के वेस्ट साइड पर होगा उसको हम बोलेंगे कैरिबियन करंट। और वो करंट जो कि वेस्ट इंडीज के ईस्ट साइड से गुजरेगा यानी ये वाला, इसको हम बोलेंगे एंटीलीज करंट। ये दोनों करंट गल्फ ऑफ मैक्सिको से और अमेरिका की सरहद से टकराने के बाद इस जगह पर आएंगे तो ये करंट इस जगह से दोनों इस लोकेशन पर आपस में मिलेंगे। ये वाली जो है अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है। फ्लोरिडा स्टेट जो है वो अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट जो है वो यहाँ पर है। ये करंट और ये करंट आपस में यहाँ पर मिलेंगे। जब कैरिबियन और एंटीलीज करंट आपस में मिलेंगे फ्लोरिडा के मकाम पर तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरिडा करंट। तो ये फ्लोरिडा करंट यहां से मूव करेगा तो अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर से गुजरता हुआ आगे चला जाएगा। जब करंट अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से गुजरेगा तो इसको हम बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम करंट। तो ये गल्फ स्ट्रीम करंट जो है ये वार्म करंट है। क्या है? वार्म करंट। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम करंट वार्म, जिसको हम वार्म करंट कहते हैं, ये आगे जाएगा कनाडा की सरहद से टकराता हुआ। तो उसके बाद आगे से ये है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के जो वेस्ट साइड से एक और करंट आएगा, इसको हम बोलेंगे कोल्ड करंट, क्योंकि ये पोल इस साइड पे है और इस साइड पे है।
पोल की साइड पे जो करंट आएगा वो हमेशा कोल्ड करंट होगा। ग्रीनलैंड जो है कॉन्टिनेंट, उसके वेस्ट साइड से जो करंट होगा उसको बोलेंगे वेस्ट ग्रीनलैंड करंट, या उसको उसका जो ऑफिशियल नेम है वो है लेब्राडोर करंट। तो लेब्राडोर करंट वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड से आएगा, और ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड से जो करंट आएगा उसको बोलेंगे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। जो लेब्राडोर जो ग्रीनलैंड के वेस्ट साइड से आएगा उसको लेब्राडोर करंट कहेंगे, और जो ग्रीनलैंड के ईस्ट साइड से आएगा उसको बोलेंगे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। तो ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, वेस्ट ग्रीनलैंड करंट, फ्लोरिडा करंट, जिसको हम बाद में गल्फ स्ट्रीम करंट कहते हैं, ये तीनों आकर इस जगह पर आपस में मिलेंगे। जब ये तीनों इस जगह पर आपस में मिलेंगे, ये जो फ्लोरिडा से करंट आया गर्म गल्फ स्ट्रीम वाला, ये तो वार्म करंट है, ये वाला जो लेब्राडोर करंट है ये है कोल्ड करंट। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट भी कोल्ड करंट है। तो ये वार्म और कोल्ड करंट जब आपस में मिलेंगे तो वहां पर एक कंडीशन पैदा होगी। तो ये जो कंडीशन है, इसमें पानी जो है इसका टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। इस कंडीशंस की वजह से इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रैंड बैंक। इस एरिया को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये एरिया जो है फिशरीज के हिसाब से पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फिशेज जो है वो वहां पर मौजूद होती हैं। फिशेज के मौजूद होने की वजह यहाँ पर हैवी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मौजूद होना है, जो कि फिशेज की खुराक है। तो यहाँ से करंट जो है फिर आगे बढ़ेगा यूरोप की तरफ। तो यूरोप की तरफ ये जो मॉडरेट टेम्परेचर वाला करंट है, वो चूंकि कोल्ड और वार्म के मिलने से मॉडरेट टेम्परेचर वाला करंट बना, इस एरिया को ग्रीन बैंक कहते हैं, जो कि फिशेज के लिए, फिशरी के लिए सूदमंद है। उसके बाद जो करंट आगे गुजरेगा उसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटर करंट। नॉर्थ इक्वेटर करंट जो है, जब ये आप देख लें यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इसके बॉर्डर के साथ टकराएगा, यानी कि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये इंग्लैंड की पट्टी के साथ टकराएगा या यूके की पट्टी के साथ टकराएगा वेस्टर्न साइड ऑफ यूके से। तो ये करंट दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। कुछ करंट जो है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, कुछ जाएगा साउथ की तरफ। तो करंट जब यूके की सरहद के साथ टकराएगा तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। वो करंट जो ऊपर की तरफ जाएगा, वो नॉर्वे जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, उसके बॉर्डर के साथ साथ चलेगा, उसको हम बोलेंगे नॉर्वेजियन करंट। ये नॉर्वेजियन करंट जो है वार्म करंट है। उसके अलावा दूसरा करंट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, इक्वेटर लाइन की तरफ आएगा। इस करंट को नाम दिया हुआ है हमने कैनरीज करंट। ये करंट जो है कोल्ड करंट है। कैनरीज करंट ऐसे बॉर्डर के साथ, यूरोप के बॉर्डर के साथ टकराता टकराता ये अफ्रीका के बॉर्डर के पास आ जाएगा, और इक्वेटर लाइन के पास जब पहुंचेगा तो तब ये दोबारा अपना अमेरिका की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह एक पूरा सर्कल बनेगा। मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, पूरा सर्कल बनेगा। करंट जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से शुरू होगा, इक्वेटर लाइन पर गुजरता गुजरता जब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पर पहुंचेगा तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जो करंट ऊपर जाएगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो करंट नीचे होगा, ये नीचे जाएगा, उसको हम बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी साउथ साइड पे जो जाएगा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये वेस्ट इंडीज के जजीरों पर पहुंचने के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। वो करंट जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ईस्ट और वेस्ट इंडीज के जजीरों के वेस्ट से गुजरेगा उसको हम कैरिबियन करंट कहेंगे, और वो करंट जो वेस्ट इंडीज के जजीरों के ऊपर से गुजरेगा उसको हम बोलेंगे एंटिलीज करंट। ये दोनों करंट, ये वाला यहां से होता हुआ और ये वाला एंटिलीज करंट यहां से होता हुआ, ये जो है अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट है। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे फ्लोरिडा स्टेट नहीं है, यहां पे फ्लोरिडा स्टेट पर पहुंचेगा तो ये दोनों करंट आपस में, यानी कैरिबियन करंट और एंटिलीज करंट आपस में मिलकर फ्लोरिडा करंट बनाएंगे। तो ये फ्लोरिडा करंट जो है इसी तरह ईस्ट अमेरिका की पट्टी के साथ या कोस्टल लाइन के साथ गुजरता हुआ आगे जाएगा, तो इस करंट को हम कहेंगे गल्फ स्ट्रीम करंट। ये गल्फ स्ट्रीम करंट आगे इस तरह चलता जाएगा। ऊपर है ग्रीनलैंड यानी नॉर्थ पोल, जो कि कोल्ड एरिया है। तो ग्रीनलैंड के जो वेस्ट साइड से करंट आएगा उसको हम बोलेंगे लेब्राडोर करंट, वो भी कोल्ड करंट है। और ग्रीनलैंड के ईस्ट साइड पे जो करंट नीचे आएगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम करंट जो कि फ्लोरिडा से आया है, ये तीनों जब आपस में मिलेंगे तो एक कंडीशन पैदा होगी जिसको हम ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये इलाका फोगी एरिया होता है। ये इलाका फोगी एरिया है क्योंकि गर्म और ठंडा पानी जब आपस में मिलते हैं तो ये इलाका फोगी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हाईली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये इलाका फिशेस के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ से करंट जो गुजरेगा यूरोप साइड पर, उसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटर करंट। नॉर्थ इक्वेटर करंट जब यूके की पट्टी पर पहुंचेगा, यूके की जो अर्थ लैंड है वहां तक पहुंचेगा, तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक जो है नॉर्थ की तरफ जाएगा, दूसरा साउथ की तरफ जाएगा। वो करंट जो नॉर्थ की तरफ जाएगा वो चूंकि आगे नॉर्वे जो कंट्री है उसकी पट्टी के साथ, उसके बॉर्डर के साथ, उसकी कोस्टल लाइन के साथ से गुजरता हुआ जाएगा, इस वजह से उसका नाम रखा हुआ है नॉर्वेजियन करंट। और वो करंट जो वेस्टर्न साउथ साइड पर आएगा नीचे, उसको हम बोलेंगे कैनरीज करंट, और ये है कोल्ड करंट। तो इसी तरह सर्कल यहाँ से शुरू होने वाला, यहाँ से इधर खत्म हुआ, और जो इधर से सर्कल शुरू हुआ, इधर से ग्रीनलैंड वाला, वो इस सर्कल के साथ मिलकर ग्रैंड बैंक के बाद तो ये कुछ ऊपर चला गया कोल्ड करंट, सॉरी ऊपर चला गया वार्म करंट, नीचे आ गया कैनरीज करंट। और करंट का वो हिस्सा जो कि ब्राजील की सरहद से साउथ की तरफ मुड़ा था उसको बोलते हैं हम साउथ इक्वेटोरियल करंट।
ये करंट जो है ब्राजील के बॉर्डर से जब गुजरा तो इसको हम ब्राजील करंट कहते हैं। ब्राजील करंट जो है ये नीचे आता जाएगा, ये है साउथ अमेरिका की आखिरी सरहद, यहाँ से नीचे मुल्क नहीं है। इसके नीचे है स्मॉल फोकलैंड आइसलैंड। तो स्मॉल फोकलैंड आइसलैंड्स की तरफ से जो ये बेसिकली साउथ अमेरिका का ये बॉर्डर है, ठीक है, इसकी ये एंड है, ठीक है, इसके नीचे है स्मॉल फोकलैंड आइसलैंड, इन दोनों के दरमियान है वक्फा। तो इन दोनों के दरमियान वक्फा जो है, यहाँ से पानी जो मूव कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं फोकवे करंट। और स्मॉल आइसलैंड जो फोकलैंड की स्मॉल फोकलैंड आइसलैंड है उसके नीचे से जो करंट आएगा उसको हम बोलते हैं वेस्ट विंड्स ड्रिफ्ट। तो इसी तरह ब्राजील करंट, फोकलैंड करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है यहाँ के मिलते हैं, तो ये बन जाता है साउथ इक्वेटोरियल करंट या साउथ इक्वेटर ड्रिफ्ट। तो साउथ इक्वेटर ड्रिफ्ट इन तीनों के मिलने से बनती है। तो ये जाती है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका को टच करती है, जो सबसे पहले टच करती है साउथ अफ्रीका के बॉर्डर को, साउथ अफ्रीका की कोस्ट को, साउथ अफ्रीका की कोस्ट को टच करती है। तो ये इसी तरह ऊपर जाती है। इस करंट को हम कोल्ड करंट कहेंगे और इस करंट का नाम जो है वो है बेंगुएला करंट या बेंगुएला करंट। यहाँ पर फोगी कंडीशन की वजह से यूरोप के जो पोर्ट्स हैं वहां पर पानी जो है कोल्ड होता है, लेकिन पोर्ट्स सारा साल खुली रहती हैं, फंक्शनल रहती हैं। उसके निस्बत अमेरिका और कनाडा साइड पर जहां पर ये फोगी या ग्रैंड बैंक एरिया है वहां पर डिस्टरबेंस होती है। डिस्टरबेंस होने की वजह से पोर्ट्स जो हैं वो फोगी कंडीशंस की वजह से पूरा साल खुली नहीं होती। इस ग्रैंड बैंक के एरिया में कोल्ड और हॉट वाटर के आपस में मिलने की वजह से एक फोगी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इस फोगी इन्वायरमेंट की वजह से पोर्ट्स सारा साल खुली नहीं रहती, बल्कि साल का कुछ अरसा बंद रहती है, यानी 2 3 4 5 3 महीने, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ लास्ट में कि जमीन अपनी लोकेशन से डिसलोकेट ना हो जाए, इस पर्पज के लिए काउंटर इक्वेटोरियल करंट मेंटेन होता है। यानी कि जितना करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ गया है उतना ही वेस्ट से ईस्ट की तरफ वापस जाएगा। तो इस वापस आने वाले करंट को हम कहेंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इस वेस्ट की तरफ आने वाले हम करंट को कहेंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको अटलांटिक ओशन का जो करंट का फ्लो है वो कंप्रीहेंसिवली बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।